पर आज भी हमारी 90% सेना जो है बिल्कुल ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रही है। धन्यवाद। अब चूंकि आज सुबह से जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, उपकुलपति साहब आए और उन्होंने दुष्यंत कुमार साहब की गजलों से कार्यक्रम शुरू किया। उसके बाद आशुतोष जी ने उन पे अपनी बपौती जमाई, कहा कि वो मेरठ के वो थे। मैं भोपाल का निवासी हूं और दुष्यंत कुमार की जो कार्यस्थली थी वो भोपाल थी। और सुबह से लोग जो है बार बार कुछ राजनेताओं पर कटाक्ष कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ये कहना चाहूंगा, दुष्यंत कुमार ने कहा है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। तो मैं किसी की व्यक्तिगत आलोचना ना करते हुए आगे बढ़ना चाहूंगा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर। यह नक्शा आप काफी समय से देख रहे हैं, क्या है इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आशुतोष जी ने इसके बारे में आपको काफी कुछ ज्ञान दे दिया है। और इसमें जो डार्क ग्रीन में दिख रहा है आपको, वो गिलगिट बाल्टिस्तान है और उसके नीचे जो हिस्सा है वो मीरपुर मुजफ्फराबाद है। यह महत्वपूर्ण चीज है क्योंकि भारत सरकार ने अभी तक इस मीरपुर मुजफ्फराबाद के लिए कोई टर्मिनोलॉजी नहीं निकली है, क्योंकि भारत सरकार सिर्फ पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर का प्रयोग करती है टर्म का। और कई लोग भारत में यह समझते हैं कि पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर वही हिस्सा है जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, पर इससे गलत और कोई चीज नहीं हो सकती। जो मीरपुर मुजफ्फराबाद का इलाका है, पाकिस्तान सिर्फ उसे आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है, और जो गिलगिट बाल्टिस्तान है ये पहले नॉर्दर्न एरियाज कहलाता था और इसको अब रिसेंटली गिलगिट बाल्टिस्तान कहा है। और इन दोनों क्षेत्रों में क्या अंतर है ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था, और ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। सॉरी एक मिनट, हाँ, ये जो है इसमें जो समस्याएं हैं वो ये हैं कि ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वो करीब 85% क्षेत्रफल है जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसका, और जबकि मीरपुर मुजफ्फराबाद जिसे पाकिस्तान आजाद जम्मू कश्मीर कहता है वो सिर्फ 15% भौगोलिक क्षेत्रफल है। और हमेशा जो पाकिस्तान बात करता है कि इस क्षेत्र के पास स्वायत्तता है, स्वतंत्रता है, तो ये सब एक बकवास है। अगर आप देखें तो मीरपुर मुजफ्फराबाद में एक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अवश्य होता है, पर जब भी पाकिस्तान में सरकार बदलती है तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बदल जाते हैं। तो इतनी तो उनकी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की बात है। और जहां तक सवाल गिलगिट बाल्टिस्तान का है, ये एक उपनिवेश की तरह पाकिस्तान ने इसके ऊपर अधिकार किया है, और जो इसके जो नागरिक हैं उनके पास कोई भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं थी। अभी कुछ समय पहले यहां पे एक गिलगिट बाल्टिस्तान ऑर्डिनेंस लाके एक प्रांतीय सभा का स्थापना की गई है, मुख्यमंत्री बनाया गया है, पर मुख्यमंत्री आज भी पावरलेस है। मैं जब आगे चलूंगा तो इसको बताऊंगा। जो मीरपुर मुजफ्फराबाद है, इस क्षेत्र को पाकिस्तान ने पूरी तरह से एक तरीके से जकड़ लिया है और इसको कल्चरली जो है पाकिस्तान के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है। जबकि जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है, इसकी एक बहुत रिच संस्कृति रही है, प्री इस्लामिक पास्ट है, और यहां के जो लोग हैं बहुत ही बड़ी यहां पे भाषाई और सांस्कृतिक विभिन्नताएं हैं। तो ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान के इस्लामाइजेशन से काफी परेशान हैं। और जो मीरपुर मुजफ्फराबाद है, यहाँ पे काफी कैंप्स हैं, ये जो सेपरेटिस्ट के जो जनरली बार बार हम लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग देखते हैं, अधिकतर मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र से होती हैं, जो घुसपैठ होती है। और जो गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र है, वहां पे तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपनी प्रेजेंस बना रहा है, और अभी 16 नवंबर को अभी इस्लामिक स्टेट की ग्राफिटीज आने लगी हैं गिलगिट शहर में। मैं आगे चल के दिखाऊंगा आपको। और इस तरीके से ये दिखा रहा है कि अलकायदा, इस्लामिक स्टेट, जो कट्टरपंथी शक्तियां हैं जो वैश्विक मंच पर आगे उभर रही हैं, उनकी अब धीरे धीरे यहां काफी घुसपैठ बढ़ती चली जा रही है। एक महत्वपूर्ण चीज जो हमें समझनी चाहिए, और जिसपे राजीव जी ने भी कहा कि आर्टिकल 370 किसी को रोकता नहीं जम्मू कश्मीर में जाने के। महाराजा के जमाने में एक स्टेट सब्जेक्ट रूल था जो इसको रोकता था कुछ हद तक, कि नेचुरलाइजेशन ऑफ आउटसाइडर्स वाज नॉट परमिटेड। तो ये जो स्टेट सब्जेक्ट रूल है ये मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी है। वहां पे बाहर के लोग कानूनन जाके नागरिकता नहीं ले सकते। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान जो क्षेत्र है, वहां सन 73 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने ये जो रूल था इसको खत्म कर दिया। और इसके कारण क्या है कि वहां पे बाहर से पठानों और पंजाबियों की काफी माइग्रेशन हुई है। और अगर आप देखें तो सन 98 और 2011 के बीच में, 2011 की जो जनगणना पाकिस्तान में हुई उसके आधिकारिक जो रिपोर्ट है वो कभी पब्लिश नहीं हुई,
क्योंकि उन्होंने कहा इसमें गड़बड़ियां हो गई, पर उसकी जो अनऑफिशियल रिकॉर्ड्स थे वो अखबारों में कई बार आए, और उसके अंतर्गत जो गिलगिट बाल्टिस्तान है वहां पे 13 साल के अंदर 63% जनसंख्या बढ़ी। मीरपुर मुजफ्फराबाद में 22%, जो कि सामान्य है। जब मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में मंगला बांध को बनाया गया तो अधिकतर जो क्षेत्र था मीरपुर शहर पूरा का पूरा पानी में चला गया। एक नया मीरपुर शहर बनाया गया और काफी लोग जो है यहां से, काफी बड़ी जनसंख्या जो है यहां से अपरूट हो गई, और उनमें से कई लोग आगे जाके यूके में चले गए, और इनमें से कई लोग जो हैं ये भारत विरोधी जो तत्व जो कई बार करते रहते हैं उनमें से काफी मीरपुरी हैं। अब गिलगिट बाल्टिस्तान में भाषा डैम बनाया जा रहा है, जिसके अंदर जो भी पानी जलमग्न होगा क्षेत्र वो सारा गिलगिट बाल्टिस्तान में है, जो भारत का हिस्सा है, जो संवैधानिक रूप से कानूनन रूप से भारत का हिस्सा है। लेकिन जो बिजली बनेगी वो खैबर पख्तूनख्वा में बनेगी, और जो रॉयल्टी मिलेगी वो खैबर पख्तूनख्वा को मिलेगी। तो मतलब एक तरीके से भारत के एक क्षेत्र को जलमग्न करके पाकिस्तान की आवाम को जो है बिजली प्रोवाइड की जाएगी। मीरपुर मुजफ्फराबाद में थोड़ा बहुत असंतोष अवश्य पाकिस्तान के खिलाफ, पर कोई बड़ा असंतोष नहीं है। लेकिन गिलगिट बाल्टिस्तान क्षेत्र में वहां की जो जनसंख्या है वो पाकिस्तानी आधिपत्य के खिलाफ है, और बार बार इसके खिलाफ आवाज उठाती रहती है। इसके बाद मैं थोड़ी से इतिहास में जाना चाहूंगा, और इतिहास में जाने का मेरे पीछे मेरा उद्देश्य यह है कि पाकिस्तान पिछले काफी समय से यह दिखलाने की कोशिश कर रहा है कि पहली चीज तो यह कि कश्मीर कभी भारत का हिस्सा नहीं था, और विशेषकर गिलगिट बाल्टिस्तान ना तो कभी कश्मीर का हिस्सा था ना भारत का हिस्सा था। और तो और अभी 4 दिसंबर को जो चीन ने एक स्टेटमेंट दी है जो बड़ी गंभीर है, जिसमें उन्होंने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। तो यह महत्वपूर्ण है और इसके लिए इतिहास को जानना आवश्यक है। तो यह बताना आवश्यक है कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान और पूरा जम्मू कश्मीर था यह मौर्यन साम्राज्य का एक हिस्सा था। गिलगिट के बाहर भगवान बुद्ध की जो एक कार्विंग है वो उस मौर्यन पीरियड की है। जो कुषाण साम्राज्य था उसका भी हिस्सा जम्मू कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान था। इनफैक्ट महायान बुद्धिज्म की जो उत्पत्ति हुई है वो श्रीनगर के अंदर हुई है। उसके बाद महाराज ललितादित्य थे कश्मीर के सबसे चक्रवर्ती महाराजा, जिसके बारे में शेष भारत में लोग काफी कम जानते हैं। उनका जो साम्राज्य था वो कश्मीर जो से फैला हुआ मालवा तक था। उन्होंने मालवा के राजा को हरा रखा था, यशोधर्मन को, और मालवा तक उनका राज्य फैला हुआ था। तो उस वक्त भी गिलगिट बाल्टिस्तान और कश्मीर के अन्य, उसके बाद जब इस्लामिक पीरियड था, सुल्तान शहाबुद्दीन था, तब भी गिलगिट बाल्टिस्तान कश्मीर का हिस्सा था। शाहजहां ने 1600 में कश्मीर को जीता। उसके बाद से कश्मीर आगरा से ही उसके ऊपर साम्राज्य किया जाता था। उसी दौरान बाल्टिस्तान, लद्दाख, इन क्षेत्रों पर भी जो मुगल शासन था उसका आधिपत्य हुआ। लेकिन जब भी केंद्रीय सरकार कमजोर होती थी तो पेरिफेरीज हमेशा ब्रेक करती थी। ये इतिहास का एक उद्देश्य है कि जब भी आपका केंद्रीय नेतृत्व कमजोर होता, चाहे भारत हो चाहे चीन हो, छोटे छोटे राज्य जो है अलग अलग हो जाते थे। तो ये था। रीसेंट हिस्ट्री क्या है, इसका निकट भविष्य भूत क्या है। तो जब मुगलों का शासन खत्म हुआ और जब मुगल शासन कमजोर हो गया तो यहां अफगानों का आधिपत्य हुआ, और यह काफी आतंक का दौर था। अफगानों ने काफी अत्याचार किए कश्मीर की जनता पे, और कश्मीर की जनता ने त्रस्त होकर महाराजा रणजीत सिंह से निवेदन किया कि आप आइए और हमें दमन चक्र से मुक्त कराइए। और महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सेना भेजकर कश्मीर के ऊपर आधिपत्य किया, और महाराजा रणजीत सिंह ने ही अपने एक अंदर महाराजा गुलाब सिंह को जागीर दी जम्मू की, और जो महाराजा गुलाब सिंह के जो जनरल थे, जनरल जोरावर सिंह, उन्होंने जाके लद्दाख को जीता। उन्होंने तिब्बत और चीन के अंदर काफी बड़े बड़े कैंपेन्स किए। उन्होंने बाल्टिस्तान को जीता, और बाद में गुलाब सिंह जी को पूरे जम्मू कश्मीर का महाराजा स्वीकार किया गया। और 1850 तक जो आज जम्मू कश्मीर की सीमाएं हैं, करीब करीब इस पूरे जम्मू कश्मीर पे महाराजा गुलाब सिंह जी का आधिपत्य हुआ। गिलगिट एजेंसी की बात आई थी कि गिलगिट एजेंसी बनाई गई सन 1877 में। गिलगिट एजेंसी बनाई गई, लेकिन उसके कुछ समय बाद ही फिर उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन जब सोवियत संघ और रूस, पहले रूस और बाद में सोवियत संघ का इस तरफ प्रभाव बढ़ने लगा, और जो ग्रेट गेम जिसे हम कहते हैं मध्य एशिया में सोवियत संघ का प्रभाव बढ़ने लगा, तो अंग्रेजों ने फिर से 1935 में गिलगिट एजेंसी की स्थापना की और इसे 60 साल की लीज में लिया।
यहां ये समझ लेना चाहिए, ये गिलगिट एजेंसी गिलगिट बाल्टिस्तान नहीं है। गिलगिट एजेंसी गिलगिट बाल्टिस्तान का एक बहुत छोटा सा हिस्सा थी। गिलगिट बाल्टिस्तान पहले भी दो चीजें हैं, एक दार्दिस्तान और बाल्टिस्तान, और गिलगिट एजेंसी सिर्फ सिंधु नदी के उत्तर वाला हिस्सा था। सिंधु नदी के दक्षिण में महाराजा की गिलगिट वजारत थी। ये मैं आपको बता रहा हूं कि जिससे कि लोगों को पता चले कि क्या हो रहा था। इसके बाद सन 47 में और 48 में क्या हुआ, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश लोगों को यह नहीं पता कि आज ये जो पाक अधिकृत कश्मीर की समस्या है, इसका जो जेनेसिस है वो सन 47 में हुई घटनाओं में। जैसे जैसे अंग्रेजों का आधिपत्य खत्म होना शुरू हुआ, तो 1 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने गिलगिट बाल्टिस्तान को महाराजा को वापस कर दिया, और ब्रिगेडियर घनसार सिंह जो महाराजा की फौज में एक ब्रिगेडियर थे, उनको वहां का राज्यपाल नियुक्त किया महाराजा ने, और वो गिलगिट गए। इसी दौरान पुंछ में महाराजा के खिलाफ एक विद्रोह हुआ, जब पूरी सेना वहां भेजी गई थी, और उसके आगे फिर ट्राइबल रेड हुआ, जिसके बारे में अभी काफी कुछ बताया जा चुका है, और शायद मेरे ख्याल से आगे भी इस पे चर्चा होगी। उसके बाद महाराजा ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया और युद्ध हुआ। इस दौरान महाराजा की सेना की कुछ टुकड़ियां, जिसमें मुस्लिम सिपाही और अधिकारी थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ने बाहर गई थी, और जब वो द्वितीय विश्व युद्ध से वापस आई तो उनमें से कई अधिकारियों ने मोहम्मद अली जिन्ना से मुंबई में भेंट की। उस जमाने में बंबई कहलाता था, और वो पाकिस्तान मूवमेंट के साइलेंट सपोर्टर्स बन गए। और इनमें से एक अधिकारी ने ये जो गिलगिट बाल्टिस्तान में जो विद्रोह हुआ, इसको लीड किया, और उसने गिलगिट स्काउट्स के कुछ अधिकारियों को अपने साथ मिला लिया, और इसके अंतर्गत ये गिलगिट का जो क्षेत्र था, ये इन्होंने इस पे कब्जा कर लिया। उसके बाद ये सेना आगे बाल्टिस्तान की ओर बढ़ी। हमने स्कार्दू में काफी समय तक उनका मुकाबला किया। 14 अगस्त 1948 में स्कार्दू गैरिसन ने आत्मसमर्पण किया, क्योंकि हम उनसे अनेक कोशिशों के बाद लिंकअप नहीं कर पाए, और जैसे ही उन्होंने आत्मसमर्पण किया, उसके बाद हमने सीज फायर एक्सेप्ट कर लिया। ये ऐतिहासिक सत्य है। और उसके बाद से ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर की स्थापना हो गई, जो हम संयुक्त राष्ट्र गए। आशुतोष जी ने कहा उसके बाद कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन 1971 में परिवर्तन हुआ। 1971 में हमने मीरपुर मुजफ्फराबाद क्षेत्र में छंब का इलाका पाकिस्तान को दे दिया, मतलब उस युद्ध में पाकिस्तान ने उस पर कब्जा किया, और उसके जगह हमने एक काफी बड़े क्षेत्रफल में गिलगिट बाल्टिस्तान में तुर्तुक, त्यागशे, तुर्तुक, ये श्योक वैली और नुब्रा वैली में एक काफी बड़ा हिस्सा हमने वापस ले लिया। करीब कई गांव हैं उस क्षेत्र में, और काफी बड़ा एक क्षेत्रफल है जो हमने 71 में वापस पाकिस्तान से लिया। अगर आप वहां जाएं तो वहां के नागरिकों से आप आज भी देख सकते हैं कि जब वो पाकिस्तान के अंदर के कब्जे में थे, तो उनकी पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स, पाकिस्तानी चीजें वहां पे आज भी उपलब्ध हैं। ऐतिहासिक रूप से जम्मू कश्मीर जो प्रांत था महाराजा का, इसके 4 भाग थे: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, और लद्दाख के अंदर बल्तिस्तान आता था, जो स्कार्दू और ये है। जो महाराजा के वजीर वजारत होते थे, वो लद्दाख, कारगिल और स्कार्दू तीनों जगह में अलग अलग समय पर रहते थे, क्योंकि हेडक्वार्टर जो था क्लाइमेट के हिसाब से शिफ्ट होता रहता था। 6 महीने स्कार्दू में, 3 महीने कारगिल में, 3 महीने लद्दाख में। इस तरीके से वजीर वजारत शिफ्ट होते रहते थे। और चौथा था गिलगिट। गिलगिट वजारत अलग से एक वजारत थी गिलगिट एजेंसी के अलावा, और इसके अंदर कई छोटी छोटी वासल स्टेट्स होती थी, जैसे हुंजा, नागीर, पुनियाल, ये आसीन, इश्कोमन। ये इनके छोटे छोटे राजा थे जो महाराजा कश्मीर को अपना ट्रिब्यूट पे करते थे और उनका स्वामित्व स्वीकार करते थे, सुजरैनिटी स्वीकार करते थे, जिसे हम कहते हैं। अब मैं यहां पे इन दोनों क्षेत्रों के बारे में बात करना चाहूंगा, मीरपुर मुजफ्फराबाद और गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, और मेरा अधिकतर फोकस जो है गिलगिट बाल्टिस्तान के ऊपर रहेगा। और उसके पीछे कारण यह है कि जब हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर की सामरिक दृष्टि से बहुत बड़ा महत्व है, तो वो सामरिक महत्व कश्मीर घाटी का नहीं है। जैसा कि आपने बताया, कश्मीर घाटी एक बड़ा छोटा सा क्षेत्रफल है और उसकी कोई सामरिक महत्व नहीं है। जो सबसे ज्यादा सामरिक महत्व का क्षेत्रफल है इस जम्मू कश्मीर के अंदर, वो गिलगिट बाल्टिस्तान है। पर मैं दोनों ही क्षेत्रों के बारे में थोड़ी बात करूंगा और फिर उसके बाद मैं आता हूं। मीरपुर मुजफ्फराबाद, जैसे कि मैंने कहा है, इसे आजाद जम्मू कश्मीर कहता है पाकिस्तान। भारत सरकार ने इसके लिए अभी तक कोई ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी नहीं निकाली है, इसलिए हम लोगों ने जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के अंदर इसको मीरपुर मुजफ्फराबाद कहना शुरू किया है।
और ये मेरे ख्याल से एक वास्तविकता दर्शाता है। इसको पाकिस्तान ने 3 डिविजन्स में डिवाइड किया हुआ है, मुजफ्फराबाद, रावलकोट और मीरपुर। मुजफ्फराबाद डिवीजन में 3 जिले हैं, मुजफ्फराबाद, हटियान और नीलम। और पुंछ डिवीजन जो है, जो कि जिसको कि रावलाकोट कह रहे हैं, उसका नाम पुंछ डिवीजन है, उसका हेड ऑफिस जो है रावलाकोट में है। वो बाग, पुंछ, हवेली और सुधनुती जिले हैं ये जम्मू के। और मीरपुर डिवीजन में मीरपुर, कोटली और भिंबर है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी अन्य क्षेत्र के नागरिक जो है, पाकिस्तान से आने वाले नागरिक इस क्षेत्र की नागरिकता नहीं ले सकते। यह मंगला डैम की तस्वीर है। ये इतना बड़ा डैम है, इसके अंदर पूरा मीरपुर शहर जो है समा गया है और इसके कारण मीरपुर के जितने भी लोग हैं वो सारे विस्थापित हो गए हैं। कुछ एक नया मीरपुर बनाया, पर काफी बड़ी संख्या में लोग यूके चले गए, क्योंकि मीरपुरी अंग्रेजों के जमाने में स्टीम शिप्स में स्टोकर्स का काम करते थे, जो कोयला डालते थे। और एक काफी बड़ी संख्या में ये लोग जो थे ब्रिटिश मर्चेंट मरीन में काफी इन्वॉल्व थे। तो पहले से ही कुछ लोग इंग्लैंड में थे, तो इसके कारण कई लोग चले गए। ये एक नक्शा है मीरपुर मुजफ्फराबाद का, जो मैंने आपको दिखा दूं। महत्वपूर्ण चीज ये है यहां पे कि इस क्षेत्र के भी इलेक्शंस होते हैं, इसके चुनाव होते हैं। यहां पे 6 सीट और 6 सीट 12 सीट 41 सदस्यों की विधानसभा में बाहर के लोगों के लिए। 6 सीट उन लोगों के लिए है जो जम्मू क्षेत्र से शेष पाकिस्तान में है, और 6 सीट उन लोगों के लिए है जो कश्मीर क्षेत्र से शेष पाकिस्तान में है। तो इस विधानसभा में एक सिंध से भी चुन के आता है, कराची से चुन के आता है, पंजाब से चुन के आता है, और तो और जो पाकिस्तान से बाहर हैं उनके लिए भी मताधिकार का प्रावधान है। इसके अलावा 8 इनडायरेक्टली इलेक्टेड सीट्स हैं, जिसमें 5 महिलाओं के लिए, 1 उलेमा के लिए और 1 पाकिस्तान से बाहर रहने वाले, विदेशों में रहने वालों के लिए और 1 टेक्नोक्रेट्स के लिए है। इसकी अपनी एक न्यायपालिका है। और जैसा मैंने कहा, अधिकांशतः जब भी पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होता है, मीरपुर मुजफ्फराबाद में भी सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अब मैं आता हूं गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में, जो कि सामरिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। और पहले काफी समय से, जैसा मैंने कहा, पाकिस्तान इसको हड़पने की कोशिश कर रहा है। कई बार पाकिस्तान ने यह प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है जम्मू कश्मीर का हिस्सा नहीं है। और मैंने कहा अभी 4 दिसंबर को चीन ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा है। पर अभी एक ऐसी घटना हुई जिससे कि इस विवाद को फिर से उठा दिया। 26 नवंबर को गिलगिट की एक कोर्ट ने पाकिस्तान के जियो न्यूज के जो मालिक हैं, एक अभिनेत्री जो वीना मलिक, जो हिंदुस्तान में भी आके कुछ फिल्मों में, उनके पति और एक जो एंकर थे, उनको 26 साल की सजा और 13 लाख रुपए का जुर्माना हर एक पे किया। और इसलिए किया कि उसने एक कार्यक्रम के दौरान एक मॉक वेडिंग, जैसे हमारे यहां राहुल महाजन की एक शादी कराई गई थी, उस तरीके से उनकी शादी कराई गई और उसके नेपथ्य में जो है एक कोई रिलीजियस सॉन्ग चल रहा था। तो जब ये सजा सुनाई गई तो पाकिस्तान के न्यायविदों ने और जो इस क्षेत्र की जो हाई कोर्ट है उसने कहा कि गिलगिट की न्यायालय का पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है। और इस बात से फिर से यह बात साबित हो गई कि गिलगिट बाल्टिस्तान जो है पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, और इस बात को उन्होंने माना। यह वो हिस्सा है जो पाकिस्तान को चीन से जोड़ता है। अगर गिलगिट बाल्टिस्तान भारत के आधिपत्य में हो तो पाकिस्तान और चीन के बीच में कोई लिंक नहीं है। तो चीन से जो सामरिक महत्व की चीजें पाकिस्तान जाती हैं वो अधिकांश तक गिलगिट बाल्टिस्तान के थ्रू जाती हैं। ये वो क्षेत्र है, ये इतनी ऊंचाई पर है कि ये डोमिनेट करता है पूरे सेंट्रल एशिया को, चीन को और पाकिस्तान, भारत को। ये वो क्षेत्र है जहां से अधिकतर पानी निकलता है पूरे इस इलाके का। फ्रेश वाटर रिसोर्सेज जो है यहां से निकलते हैं। या खनिज संपदा बहुत ज्यादा है, इस पे मैं आगे भी आऊंगा। 1998 तक 80% पर्यटक जो पाकिस्तान आते थे वो गिलगिट बाल्टिस्तान जाते थे। आज ये पर्यटन बिल्कुल खत्म हो चुका है। यहां पे पन बिजली के जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है, और इसी कारण ये भाषा डैम बन रहा है, बुंजी डैम बन रहा है। करीब 32 बांध इस क्षेत्र में बनाए जा रहे हैं, जिनमें अधिकतर चीन का सहयोग है। ये क्षेत्र कैसा है, इसका भौगोलिक स्थिति कैसी है, इसके बारे में मैं बताना चाह रहा था। 7 जिले हैं, 2 अलग अलग क्षेत्र हैं, एक गिलगिट और एक बाल्टिस्तान। गिलगिट जिसे हम ऐतिहासिक रूप से दर्दिस्तान कहते थे, यहां दर्दिक भाषाएं बोली जाती हैं, और बल्तिस्तान जहां बल्ती भाषा बोली जाती है। और 7 जिले हैं, जिनमें से 5 जिले जो हैं गिलगिट, द्यामर, गिजर, हुंजा नागीर और अस्तोर गिलगिट डिवीजन में है, और स्कार्दू और घांचे जो हैं वो बल्तिस्तान में है। ये चीन के जिंजियांग प्रांत
और जो अफगानिस्तान का वखान कॉरिडोर है, अगर आपने नक्शा देखा हो, एक पतली सी स्ट्रिप अफगानिस्तान की है जो मध्य एशिया और भारत के बीच में आती है, उसे वखान कॉरिडोर कहते हैं, जहां पंशेर वैली वगैरह है, जहां अहमद शाह मसूद जहां के बाशिंदे थे वो है। और पाकिस्तान के अंदर ये चित्राल और कोहिस्तान जिले से जुड़ता है और अन्य जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों। यहां एक महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो चित्राल है ये भी एक रियासत होती थी और इसका जो अमीर, जो इसका जो रूलर होता था वो मेहतर कहलाता था, मेहतर ऑफ चित्राल। वो भी महाराजा ऑफ कश्मीर को अपना की सुजरैनिटी को मानता था और ट्रिब्यूट पे करता था महाराजा को। कुछ कारणों से हमने जब जम्मू कश्मीर के नक्शे में चित्राल को नहीं दिखाया है और अब चित्राल पाकिस्तान अपने नक्शे में दिखलाता है। हालांकि अब दूरदर्शन जब वेदर बुलेटिन शुरू करता है तो चित्राल से शुरू करता है, चित्राल गिलगिट से शुरू करता है। ये एक मेरे ख्याल से एक प्रशंसनीय कदम है, पर आगे इसको हम कहां तक ले जा सकते हैं देखना। महत्वपूर्ण चीज ये है कि दुनिया के जो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं उसमें अगर आप माउंट एवरेस्ट और कंचनजंगा को छोड़ दीजिए तो बाकी सारे अन्य पर्वत शिखर इसी क्षेत्र में है। दुनिया के 3 सबसे लंबे ग्लेशियर पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को छोड़कर इसी क्षेत्र में है। यहां 5,000 वर्ग किलोमीटर का देवसाई पठार है जो तिब्बत के बाद दुनिया का सबसे, ये कुछ दृश्य हैं वहां के, ये देवसाई पठार है, मैं दिखाना चाह रहा था। ये 2 तस्वीरें मैंने सिर्फ इसीलिए दिखाने के लिए दिखी हैं कि ये कितना विहंगम क्षेत्र है और जो आज पाकिस्तान के आधिपत्य में है। यहां के लोग कैसे हैं, यह महत्वपूर्ण चीज है। यहां के जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, जो उनकी एथनिकली है, वो बड़े आर्यन, जो दर्दिस्तान में लोग हैं वो दर्दिक भाषाएं बोलते हैं और आर्यन नस्ल के हैं। और ये जो भाषाएं बोलते हैं ये पाकिस्तान में और कहीं नहीं बोली जाती। यहां जो भाषाएं बोली जाती हैं वो शीना बोली जाती है जो गिलगित क्षेत्र में है। गुरेज घाटी जिसकी कई बार बात की, यहां पे भी लोग शीना भाषा बोलते हैं। और यहां के शीना भाषी लोग काफी समय से एजिटेट कर रहे हैं कि हमारी शीना संस्कृति को खत्म किया जा रहा है। अगर आप शीना संस्कृति में जाएं तो पुराने जमाने में ये लोग गाय को छूते नहीं थे, गाय का दूध भी नहीं पीते थे। तो इनकी संस्कृति काफी भिन्न रही है। डोमाकी, कोहिस्तानी, खोवार, वाकी, ये सब जो है इंडो ईरानियन ग्रुप की लैंग्वेजेस हैं और शीना से मिलती जुलती हैं और इनसे मिलती जुलती भाषाएं पाकिस्तान के अंदर नहीं है। इसके अलावा एक भाषा वहां पे बुरुशुश की होती है जिसे लिंग्विस्टिक सॉलिटायर कहते हैं। जो लोग भाषा विज्ञान के विद्वान हैं वो सब समझते हैं लिंग्विस्टिक सॉलिटायर उस भाषा को कहा जाता है जिसका दुनिया में कोई भी भाई बहन नहीं, मतलब जो अपने ग्रुप की एकमात्र अकेली भाषा है, यह बुरुशुश की है। तो ये एक बहुत ही विभिन्न भाषा है और इसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है, पर यह भी खत्म होती जा रही है। जो बल्तिस्तान है वहां पे बल्ती भाषा बोली जाती है जो तिब्बतन से मिलती है और यहां के लोग जो हैं तिब्बतन भाषा को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पर्शियन स्क्रिप्ट इन्होंने अपना ली थी उसको छोड़ के अब तिब्बती लिपि का प्रयोग कर रहे हैं और आज स्कार्दू शहर में करीब आधी दुकानों में तिब्बती लिपि का प्रयोग होने लगा है। यहां पे सब लोग 100% जनसंख्या आज की तारीख में मुसलमान है। पर यहां एक चीज महत्वपूर्ण है, हमें यह समझना चाहिए कि हमें इस्लाम को मोनोलिथ की तरह देखना बंद करना की आवश्यकता है। इस्लाम एक मोनोलिथ नहीं है, इसके अलग अलग वो हैं। और इस क्षेत्र में चूंकि इस्लाम अलग अलग जगह से आया, यहां के लोग जो हैं अलग अलग मतों को मानते हैं। हुंजा घाटी में इस्माइलीज हैं, 100% लोग इस्माइली हैं, आगा खान के अनुयायी हैं और इस कारण आगा खान फाउंडेशन वहां बहुत एक्टिव है और वहां के सोशल इंडिकेटर्स जो है पाकिस्तान से काफी बेहतर है, मतलब पूरे दक्षिण एशिया में काफी बहुत बेहतर है। वहां लिटरेसी लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज काफी बेहतर है। नागीर और ईस्टर्न गिलगिट में जो है इतना इशारी हैं जिन्हें हम 12वर शिया कहते हैं, वो है उसके मतावलंबी हैं। और जो दक्षिण जो है दयामर जिला है वहां पे लोग सुन्नी उसके हैं। बल्तिस्तान में अधिकतर लोग शिया हैं या एक संप्रदाय होता है नूर बख्शी जो सिर्फ बल्तिस्तान में पाया जाता है और सिर्फ भारत और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है उसमें इसके मतावलंबी हैं दुनिया में। तो ये अलग अलग मतों को मानते हैं। पाकिस्तान के आधिपत्य में जितने भी क्षेत्र हैं उसमें गिलगित बाल्तिस्तान एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे शिया मतावलंबी बहुतायत में है। यहां मैंने वही चीज कही जो पहले मैं आपको बता चुका हूं, बस सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि हमारे इतिहास में कई बार यह कहा जाता है कि गिलगिट स्काउट्स ने गिलगिट बल्टिस्तान को हमसे छीना, पर हकीकत यह है कि मोहम्मद अली जिन्ना के प्रभाव में आकर
उन मुस्लिम अधिकारियों ने इस षड्यंत्र की रचना की जिसमें गिलगिट स्काउट्स के भी अधिकारी शामिल हो गए। पर बेसिकली इस षड्यंत्र के पीछे मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग का एक बहुत बड़ा हाथ था, और गवर्नर ब्रिगेडियर घनसार सिंह को इन्होंने 1 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया वहीं पे गिलगिट में। उसके बाद नरसंहार हुआ काफी बड़ा, और उसके बाद इन्होंने स्कार्दू पे हमला किया। फरवरी 1948 में स्कार्दू पे हमला हुआ। स्कार्दू गैरिसन फरवरी से लेके अगस्त तक लड़ता रहा, चारों तरफ से घिरा होने के बावजूद, क्योंकि उसके बाद जो ये घुसपैठी थे ये आगे बढ़ते चले गए, कारगिल और ज़ंस्कार की तरफ बढ़े, लेकिन स्कार्दू में भारतीय सेना ने अपना झंडा फहराते हुए रखा 14 अगस्त 1948 तक। पर दुर्भाग्यवश हम उनका उस तरीके से समर्थन नहीं कर पाए, और ये एक बहुत हिस्टोरिकल सागा है। अगर किसी और देश में होता तो इसके ऊपर फिल्में बन गई होती कि किस तरीके से फरवरी से लेकर अगस्त तक मेजर शेरजंग थापा ने चारों तरफ से घिरे होने के बावजूद सिविलियंस, महिलाओं और सेना की रक्षा की। 14 अगस्त 1948 को स्कार्दू गैरिसन को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद से ये पाकिस्तान के आधिपत्य में चला गया। जब से अगर आप देखें तो पाकिस्तान ने सबसे पहले गिलगिट बाल्टिस्तान का जो प्रशासन है एक नायब तहसीलदार के अंदर में छोड़ा, तो एक नायब तहसीलदार इस पूरे क्षेत्र के ऊपर शासन करता था। उसके बाद जनरल से जॉइंट सेक्रेटरी करने लगे, पर इसको एक उपनिवेश की तरह इसको ट्रीट किया गया। और एक जो कराची एग्रीमेंट और लियाकत अली खान के बीच में था, उसके अंतर्गत इस क्षेत्र को पाकिस्तान के अंदर में उस मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने दे दिया, जिसको इसका ना तो कोई हक था ना कोई उसके पास कोई लीगल एंटिटी थी। उसके बाद से कराची से इसका शासन होता था, जॉइंट सेक्रेटरी कराची में बैठता था और गिलगिट बाल्टिस्तान पर शासन करता था। 67 में एक रेजिडेंट की पोस्ट स्टैब्लिश की गई जो वहां पे बैठता था। फिर उसके बाद एक एडवाइजरी काउंसिल तैयार किया गया जिसके पास कोई सिर्फ एडवाइजरी पावर्स थी, उसको नॉर्दर्न एरियाज काउंसिल बनाया गया 75 में। 1999 में उसको नॉर्दर्न एरियाज लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया गया। फिर भी उसके पास कोई भी कानून बनाने की शक्ति नहीं थी। 2009 में पहली बार जब नॉर्दर्न एरियाज को गिलगिट बाल्टिस्तान बनाया गया तो एक कुछ प्रांतीय स्वरूप इसको दिया गया, एक मुख्यमंत्री बनाया गया, एक राज्यपाल बनाया गया। पर आज भी अधिकतर जो पावर्स हैं वो गिलगिट बाल्टिस्तान काउंसिल के पास हैं, जिसका कि अध्यक्ष पाकिस्तान का प्रधानमंत्री होता है। जो भी महत्वपूर्ण मुद्दा है उस पर गिलगिट बाल्टिस्तान काउंसिल अधिकार बनाती है, और इसके कारण यहां के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है ये मंजूर परवाना साहब की है जो गिलगिट बाल्टिस्तान यूनाइटेड मूवमेंट के हैं। ये काफी पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं। ये उनकी एक रैली है। एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है बलवारिस्तान नेशनल फ्रंट जो स्वतंत्रता चाहता है, फ्री रिपब्लिक ऑफ गिलगिट बाल्टिस्तान चाहता है, उसकी भी एक रैली। क्या कारण है कि यहां की जनता असंतुष्ट है? एक तो सबसे बड़ा कारण यह है कि उनको कोई राजनीतिक अधिकार नहीं है। आज भी गिलगिट बाल्टिस्तान का मुख्यमंत्री जो है एक्चुअली जब इस्लामाबाद जाता है तो एक जॉइंट सेक्रेटरी के आगे हाथ फैलाता है कि भाई मुझे रिसोर्सेज दे दिए जाए। तो इस कारण यहां के लोगों में एक असंतोष है, कोई राजनीतिक स्वायत्तता नहीं, कुछ नहीं, कोई अधिकार नहीं। दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो मैंने कहा कि सन 73 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने स्टेट सब्जेक्ट रूल खत्म कर दिया और आज गिलगिट और स्कार्दू में अधिकतर दुकानें पठानों के द्वारा ओन की जाती हैं। जो पख्तून, जो फाटा और अफगानिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं वो आए हैं। और इसके कारण जैसा मैंने कहा 98 से 2011 के बीच में गिलगिट बाल्टिस्तान की जो जनसंख्या है 63% बढ़ी। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो खैबर पख्तूनख्वा को मिलता है, दायमर जिला, वहां पे 119% जनसंख्या बढ़ी सिर्फ 13 साल में। यानी 13 साल के अंदर जनसंख्या दुगने से ज्यादा हो गई। और जो गिलगिट जिला है जो कि हेडक्वार्टर है वहां 76% जनसंख्या बढ़ी 13 साल के अंदर। तो ये जो इनऑर्डिनेट इंक्रीज है ये दिखलाता है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि यहां दूसरे क्षेत्र से लोग आ जाए, जिससे कि यहां की जो जनता पाकिस्तान से जो असंतुष्ट है उसको एक माइनॉरिटी में बना दिया जाए। और चूंकि वो एक शिया बहुल इलाका है उसमें वहां पे किसी तरीके की डेमोग्राफिक इंजीनियरिंग की जाए। दूसरा क्या है, सरकार के अंदर जितने भी बड़े अधिकारी हैं वो बाहर से, चीफ सेक्रेटरी पंजाब से, आईजी पुलिस सिंध से, चीफ जस्टिस खैबर पख्तूनख्वा से, जितने भी बड़े अधिकारी हैं। पहले यहां पे जब अंग्रेज थे तो यहां गिलगिट स्काउट्स होता था
जिसमें यहां के लोग जो है सेना में जाते थे और नौकरी पाते थे। उसको बाद में नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री कर दिया गया और ये कारगिल जो युद्ध में उसका बहुत बुरी तरह प्रयोग किया गया। पर इसमें भी अब पाकिस्तान ने ऐसा किया है कि इसमें सारे लोग अब गिलगित बाल्टिस्तान के नहीं है और बाहर से लोग आते हैं। तो इसके कारण क्या है, लोगों को कोई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रोजगार का कोई जरिया नहीं है और लोगों के अंदर काफी ये क्षेत्र जैसे कि मैंने कहा आर्थिक दृष्टि से बहुत ही संपन्न है। यहां बहुत खनिज पदार्थ हैं। महाराजा के जमाने में ये जो छोटी छोटी रियासतें थी, हुंजा, नागी, रियासीन, ये जब महाराजा को टैक्स पे करती थी तो ये गोल्ड डस्ट पे करती थी। अगर आप इतिहास पढ़ें तो जो इनके साथ ट्रीटीज हुई थी